कल्पना कीजिए एक पति और पत्नी है और उन दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। बहुत ही आम बात है। हाँ, लेकिन फिर वो एक बच्चे को जन्म देते हैं। हाँ। और जब अस्पताल में उस बच्चे का टेस्ट होता है तो उसका ब्लड ग्रुप निकलता है ओ। अरे बाप रे, आज से 100 साल पहले अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकता था। वही तो, मतलब उस समय विज्ञान की इतनी समझ तो थी नहीं लोगों को। ये एक अकेली घटना किसी भी खुशहाल शादी को तोड़ने के लिए काफी थी। बिल्कुल, गहरे संदेह पैदा करने और परिवारों को हमेशा के लिए बिखेर देने के लिए काफी थी। क्योंकि उस समय लोगों को बस यही लगता था कि भाई ए और ए मिलकर तो सिर्फ ए ही बना सकते हैं। साधारण गणित है ना। हाँ, जो माता पिता में दिख रहा है वही बच्चे में होना चाहिए। हाँ। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये कोई धोखा या चमत्कार नहीं है, ये विशुद्ध जेनेटिक्स है, यानी आनुवंशिकी। और यहीं पर जीव विज्ञान एक रहस्यमयी थ्रिलर बन जाता है। बिल्कुल, ये हमारे डीएनए का वो छिपा हुआ खेल है जो सदियों से खामोशी से अपना काम कर रहा है। इंसान हमेशा से हर चीज में स्पष्टता खोजता है। हमें लगता है कि जेनेटिक्स एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है, एक साफ सुथरा ट्रांसफर। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, ये कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं है। ये कोड्स, छुपे हुए संदेशों और पीढ़ियों तक शांत पड़े रहने वाले ब्लूप्रिंट्स का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। मतलब जो बाहर से दिखता है वो पूरी कहानी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय ठीक यही पहेली है। और आज विश्लेषण के लिए हमारे पास जो सामग्री है वो कोई भारी भरकम अकादमिक रिसर्च पेपर नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। बिल्कुल, ये फिलो नाम का एक ऑनलाइन इंस्टेंट ट्यूशन प्लेटफॉर्म है। उसका एक प्रश्नोत्तर पृष्ठ है जहां रोजाना हजारों छात्र सवाल पूछते हैं। हाँ, और ये छात्र जीव विज्ञान के उन बुनियादी सवालों से जूझते हैं जो असल में हमारे अस्तित्व की नींव है। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे ये तो बस स्कूली सिलेबस के सवाल है, लेकिन गहराई में जाने पर यही सवाल मानव जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को खोलते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है आनुवंशिकता के नियमों, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया और रक्त समूहों के उस जटिल गणित को डिकोड करना जो अक्सर हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर आज का ये पूरा जेनेटिक्स खड़ा है। वो बेसिक रूल्स। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। इसके बिना हम मानव शरीर की इतनी बड़ी जटिलताओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फिलो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है इस बारे में? वहाँ बार बार पूछा जाने वाला एक प्रमुख सवाल ग्रेगर मेंडल और उनके मटर के पौधों के प्रयोगों से जुड़ा है। अरे हाँ, मेंडल के मटर के पौधे विज्ञान की दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक। सुनने में भले ही एक साधारण सा कृषि प्रयोग लगे, लेकिन 19वीं सदी में उस मठ के बगीचे में जो हुआ ना, उसने जीवन के कोड को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। उन प्रयोगों में मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने दो अलग अलग शुद्ध वर्ष वाले यानी प्योर ब्रेड पौधों को आपस में क्रॉस किया। मतलब एक ऐसा पौधा जो पीढ़ियों से सिर्फ लंबा ही होता आ रहा था और दूसरा जो हमेशा से छोटा ही था। एकदम सही। अब अगर हम 19वीं सदी की आम समझ के हिसाब से सोचें तो तर्क क्या कहता है? तर्क तो यही कहता है कि एक लंबे और एक छोटे पौधे को मिलाने पर जो नया पौधा बनेगा उसकी ऊंचाई बीच की होनी चाहिए, यानी मध्यम। हाँ, क्योंकि उस समय पूरी वैज्ञानिक दुनिया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यानी मिश्रण के सिद्धांत में विश्वास करती थी। सबको लगता था कि माता और पिता के गुण आपस में घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेंडल के प्रयोगों ने इस पूरी धारणा को ही ध्वस्त कर दिया। कैसे? जब उन्होंने उन शुद्ध वंश वाले लंबे और छोटे पौधों को क्रॉस किया तो पहली पीढ़ी में, जिसे F1 जनरेशन कहा जाता है, सारे के सारे पौधे लंबे निकले। सारे के सारे? हाँ, सारे। छोटेपन का कोई नामो निशान तक नहीं था और कोई भी पौधा मध्यम ऊंचाई का नहीं था। अच्छा, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो क्या ये वैसा ही है जैसे हम दो अलग अलग रंगों को मिला रहे हों? रंगों को कैसे? मतलब मान लीजिए हमने नीले रंग की एक बाल्टी में थोड़ा सा पीला रंग मिला दिया और वो नीला रंग इतना गहरा था कि उसने पीले रंग को पूरी तरह से निगल लिया। अब हमें सिर्फ नीला रंग ही दिख रहा है। मुझे आपको यहीं रोकना होगा। क्यों? क्या ये एनालॉजी गलत है? हाँ, क्योंकि ये एनालॉजी असल में उसी पुरानी ब्लेंडिंग थियरी की तरफ ले जाती है जिसे मेंडल ने गलत साबित किया था। ओहो, अच्छा। देखिए, रंग आपस में घुल जाते हैं और आप पीले रंग को नीले से वापस अलग नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ, वो तो है। एक बार मिक्स हो गए तो हो गए। लेकिन मेंडल की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोज ये थी कि आनुवंशिक गुण तरल पदार्थ की तरह आपस में घुलते नहीं हैं। अच्छा, तो फिर वो कैसे काम करते हैं?
वो अलग अलग ठोस इकाइयों की तरह होते हैं, जिन्हें हम आज जीन कहते हैं। ओह, तो ये रंगों के मिश्रण जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसे कैसे देखा जाना चाहिए? इसे ताश के पत्तों के एक डेक की तरह सोचिए। ताश के पत्ते? हाँ, अगर आपके पास एक इक्का है और एक दहला है, तो वो दोनों मिलकर कोई छक्का या सत्ता नहीं बन जाते। हाँ, वो तो अपनी अपनी जगह कायम रहते हैं। बिल्कुल। जब हाथ खेला जाता है तो इक्का, जो कि प्रभावी या डोमिनेंट है, वो खेल जीत लेता है और अपना असर दिखाता है। और वो दहला? वो दहला, जो कि अप्रभावी या रिसेसिव है, वो कहीं नष्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी डेक में मौजूद है, बस इस बार वो टेबल पर अपनी ताकत नहीं दिखा पाया। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार नजरिया है ना? हाँ, और यही कारण है कि उस पहली पीढ़ी में सारे पौजे लंबे हुए, क्योंकि लंबाई का इक्का छोटेपन के दहले पर भारी पड़ गया। एकदम सही पकड़े आप। लेकिन वो छोटेपन का जीन अभी भी उन लंबे पौधों के अंदर एक छुपे हुए पत्ते की तरह मौजूद था। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि प्रकृति अपना हिसाब बहुत सलीके से रखती है। वो कैसे? मेंडल ने जब उन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को आपस में क्रॉस किया, जिनके अंदर वो छुपा हुआ छोटा जीन मौजूद था, तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 में एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? हर 3 लंबे पौधों के बीच एक छोटा पौधा वापस प्रकट हो गया। सच में? मतलब वो वापस आ गया? हाँ, वो अप्रभावी गुण जो एक पीढ़ी पहले पूरी तरह से गायब लग रहा था, उसने सही संयोजन मिलते ही फिर से अपना रूप दिखा दिया। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सिर्फ वो नहीं है जो हम बाहर से दिखते हैं। बिल्कुल नहीं। हम तो एक चलता फिरता आर्काइव है, जिसमें हमारे पूर्वजों के ऐसे अनगिनत गुण दबे पड़े हैं जो शायद हमारे अंदर कभी न दिखें, लेकिन हमारे बच्चों या उनके बच्चों में अचानक से सामने आ सकते हैं। सटीक विश्लेषण है आपका। और ये जो प्रभावी और अप्रभावी का नियम है ना, ये सिर्फ मटर के पौधों तक सीमित नहीं है। ये धरती पर मौजूद हर जीव के निर्माण का बुनियादी कोड है। हाँ, और इस बात को गहराई से समझने के बाद ही हम मानव जेनेटिक्स के उन जटिल सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं जो फिलो पर छात्रों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि लिंग निर्धारण का गणित। बिल्कुल। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मटर के पौधों की लंबाई से निकलकर अब हम मानव अस्तित्व के सबसे बुनियादी और बाइनरी सवाल पर आ गए हैं कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है? हाँ, ये सवाल तो पीढ़ियों से सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक बहस का केंद्र रहा है। तो जब हम इंसान की बात करते हैं तो हमें कोशिका के बिल्कुल केंद्र यानी न्यूक्लियस में जाना होगा। जहां हमारे क्रोमोसोम होते हैं। सही कहा। हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम, जो हमारा पूरा जेनेटिक मैनुअल है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति ने काम का बहुत स्पष्ट विभाजन किया है इसमें। हाँ, मैं सोच रही थी कि इन 23 जोड़ों में से पहले 22 जोड़े तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। बिल्कुल। मतलब जरा इसकी स्केल के बारे में सोचिए। इसे ऐसे देखिए जैसे हमारे पास 23 अलग अलग खंडों का एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। पहले 22 खंडों में सब कुछ विस्तार से लिखा है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे दिल की मांसपेशियां कैसे बनेंगी, हमारा दिमाग कैसे काम करेगा। यानी ये 22 खंड शरीर की पूरी वास्तुकला तैयार कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये पूरी कहानी अंततः एक लड़का बनेगी या लड़की, इसका इतना बड़ा और जीवन बदल देने वाला फैसला सिर्फ और सिर्फ उस 23वें और आखिरी खंड के आखिरी पन्ने पर निर्भर करता है। और उस आखिरी पन्ने की स्क्रिप्टिंग का जो तरीका है वो भी बेहद अनोखा है। वो कैसे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इवोल्यूशन ने इस 23वें जोड़े को एक बहुत ही विशेष काम सौंपा है। महिलाओं में ये 23वां जोड़ा एकदम परफेक्ट मैच होता है, यानी 2 X क्रोमोसोम XX। वो दोनों आकार में बड़े होते और उनमें हजारों जीन्स होते हैं। लेकिन पुरुषों में ये जोड़ा बेमेल होता है। बेमेल? हाँ, उनके पास एक बड़ा X क्रोमोसोम होता है और एक बहुत ही छोटा सिकुड़ा हुआ Y क्रोमोसोम यानी XY। लेकिन ये Y क्रोमोसोम इतना छोटा क्यों है? मेरा मतलब है, अगर लिंग निर्धारण इतना महत्वपूर्ण काम है, तो क्या इसे एक बड़े और मजबूत क्रोमोसोम की जरूरत नहीं होनी चाहिए? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, पर असल में Y क्रोमोसोम का छोटा होना ही उसकी खासियत है। अच्छा। हाँ, ये आकार में भले ही छोटा है, लेकिन इसके पास एक मास्टर स्विच होता है जिसे SRY जीन कहते हैं। SRY जीन? हाँ, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y। जब कोई भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो शुरुआती हफ्तों में लड़के और लड़की के भ्रूण में कोई अंतर नहीं होता। मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल। दोनों डिफॉल्ट रूप से एक ही दिशा में विकसित होते हैं। लेकिन अगर उस भ्रूण के पास
वो छोटा सा वाई क्रोमोसोम मौजूद है तो वो SRY जीन अचानक से सक्रिय हो जाता है। एक मास्टर स्विच की तरह। बिल्कुल, एक मास्टर स्विच की तरह वो SRY जीन टेस्टोस्टेरोन और दूसरे रसायनों की एक बाढ़ सिला देता है। अच्छा, तो वो रसायनों का सैलाब भ्रूण को बदल देता है। हाँ, ये रसायन भ्रूण के विकास की पूरी दिशा को मोड़कर उसे पुरुष के रूप में विकसित होने का निर्देश देते हैं। और अगर वो वाई क्रोमोसोम ना हो तो? अगर वो नहीं है तो वो स्विच कभी ऑन ही नहीं होता और भ्रूण प्राकृतिक रूप से एक महिला यानी XX के रूप में विकसित होता है। तो अगर हम इसे रिप्रोडक्शन के समय देखें तो गणित कुछ इस तरह काम करता है। जब अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है तो कोशिकाएं अपने क्रोमोसोम को आधा कर देती हैं। बिल्कुल। महिला के पास क्योंकि केवल X और X है, इसलिए उसके हर एक अंडाणु में सिर्फ एक X क्रोमोसोम ही जा सकता है। सही कहा। मतलब महिला की तरफ से यहाँ कोई विकल्प नहीं है, वो हमेशा X ही देगी। एकदम सही। तो सारा खेल आकर टिक जाता है पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म पर, क्योंकि पुरुष के पास XY संयोजन है। हाँ, इसलिए जब उसके शुक्राणु बनते हैं तो आधे शुक्राणुओं में X क्रोमोसोम चला जाता है और बाकी आधे शुक्राणुओं में Y क्रोमोसोम चला जाता है। यानी ये सचमुच एक सिक्का उछालने जैसा हो गया, कॉइन टॉस। बिल्कुल वैसा ही। अगर वो शुक्राणु जो दौड़ जीतता है और अंडाणु से सबसे पहले मिलता है, वो अपने साथ X क्रोमोसोम लेके आया है, तो संयोजन XX बन जाएगा और एक लड़की का जन्म होगा। और अगर विजेता शुक्राणु Y क्रोमोसोम ले जा रहा है तो संयोजन XY बनेगा और एक लड़के का जन्म होगा। ये 50-50 संभावनाओं का एक ऐसा सटीक और निर्मम गणित है जो सीधे तौर पर पिता के क्रोमोसोम द्वारा संचालित होता है। कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये हमें ये भी बताता है कि सदियों से इतिहास में जो राजा या आम लोग बेटे की चाह में अपनी पत्नियों को दोष देते थे, वे वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत थे। बिल्कुल, लिंग का निर्धारण पूरी तरह से पुरुष के क्रोमोसोम की लॉटरी पर निर्भर करता है। हाँ, ये एक बहुत ही सशक्त वैज्ञानिक तथ्य है। तो हमने देखा कि X और Y का गणित कितना स्पष्ट है। एक तरफ से एक क्रोमोसोम आया, दूसरी तरफ से दूसरा, और बात तय हो गई। हाँ, ये सीधा गणित है। लेकिन जेनेटिक्स हमेशा इतनी सीधी तो नहीं होती। क्या होगा जब गणित थोड़ा और जटिल हो जाए? मतलब जब हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प ना हो बल्कि 3 विकल्प हो। और ये हमें हमारे आज के सबसे चुनौतीपूर्ण विषय की ओर ले जाता है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की पहेली। और यहाँ पर हम वापस उसी मेंडल के प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के सिद्धांत पर लौटते हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। हाँ। फाइलों के प्लेटफॉर्म पर जो सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है वो वही है जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी कि क्या A ब्लड ग्रुप वाले पिता और O ब्लड ग्रुप वाली माता की बेटी का ब्लड ग्रुप O हो सकता है? बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आम समझ तो यही कहती है कि A एक मजबूत ब्लड ग्रुप है। अगर पिता A है और माता O है तो बेटी का O कैसे हो सकता है? पिता का वो A ब्लड ग्रुप हवा में कैसे गायब हो गया? वो गायब नहीं हुआ है, और यही वो जगह है जहां हमें क्यों और कैसे पर गहराई से विचार करना होगा। तो इसे कैसे समझें? इसे समझने के लिए हमें उस शब्द को समझना होगा जिसे एलील कहते हैं। एलील? हाँ, एलील किसी भी जीन के विभिन्न वर्जन होते हैं। मानव रक्त समूह के मामले में 3 अलग-अलग एलील होते हैं। कौन-कौन से? IA, IB और छोटा I। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं। IA जो A ब्लड ग्रुप के लिए है, IB जो B के लिए है और छोटा I जो O के लिए है। बिल्कुल। अब यहाँ बायोकेमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे काम करती है? IA और IB प्रभावी यानी डोमिनेंट क्यों हैं? क्योंकि वे सक्रिय जीन हैं। वे लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन या एंटीजन बनाते हैं। अच्छा, तो I एंटीजन A बनाता है और IB एंटीजन B बनाता है। एकदम सही। और वो जो छोटा I है यानी O ब्लड ग्रुप, वो क्या बनाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, O ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार वो I जीन असल में एक टूटा हुआ या निष्क्रिय जीन है। ये लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं बनाता। मतलब O ब्लड ग्रुप वाली कोशिकाएं एकदम चिकनी और खाली होती हैं? बिल्कुल। इसलिए O एक अप्रभावी यानी रिसेसिव गुण है। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O तभी हो सकता है जब उसे माता और पिता दोनों से वो निष्क्रिय I जीन मिले। यानी उसका संयोजन II होना चाहिए। हाँ, दोनों छोटे I। इसका मतलब है कि हमारे सवाल में जो माता है जिनका ब्लड ग्रुप O है, उनका जेनेटिक कोड निश्चित रूप से II ही है। बिल्कुल। उनके पास अपनी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई प्रोटीन नहीं है
और सबसे बड़ी बात, उनके पास अपनी बेटी को देने के लिए सिर्फ वो आई जीन ही मौजूद है। माता का पक्ष एकदम स्पष्ट है। असली जेनेटिक ट्रिक तो पिता के कोड में छिपी है। पिता का ब्लड ग्रुप ए है। हाँ, अब बाहरी तौर पर यानी फिनोटाइप में वो ए है, लेकिन आनुवांशिक स्तर पर यानी जीनोटाइप में ए ब्लड ग्रुप दो तरह से बन सकता है। दो तरह से? कैसे? पहला तरीका है कि पिता को अपने माता पिता दोनों से IA मिला हो, यानी उसका संयोजन IA हो। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि पिता को एक जीन IA मिला हो और दूसरा जीन अप्रभावी I मिला हो, यानी उसका संयोजन IA हो। एक सेकंड, अगर संयोजन IA है तो उसमें तो O ब्लड ग्रुप वाला I जीन भी है, फिर पिता का ब्लड ग्रुप A कैसे हुआ? यही तो बायोकेमिस्ट्री का जादू है। याद कीजिए हमने क्या कहा था कि IA प्रोटीन बनाता है और I कुछ नहीं बनाता। बिल्कुल। तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक IA जीन है और एक I जीन है, तो वो IA जीन अपना काम करेगा और कोशिकाओं पर A प्रोटीन बना देगा। अच्छा, जब डॉक्टर उस व्यक्ति के खून की जांच करेगा तो उसे कोशिकाओं पर A प्रोटीन दिखेगा और वो कह देगा कि भाई आपका ब्लड ग्रुप A है। डॉक्टर को वो खाली निष्क्रिय I जीन नहीं दिखेगा जो उस A के पीछे छुपचाप बैठा है। ये तो सचमुच एक जेनेटिक भेस बदलने जैसा हो गया। बिल्कुल। वो पिता दुनिया को अपना A ब्लड ग्रुप दिखा रहा है, उसे खुद भी यही लगता है कि वो सिर्फ A है। लेकिन अंदर ही अंदर कोशिकाओं की गहराई में वो एक अप्रभावी I जीन को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह ढो रहा है। एकदम सटीक। और यही हमारे उस उलझे हुए सवाल का जवाब है। तो अगर वो A ब्लड ग्रुप वाला पिता इस IAI संयोजन वाला है, तो मियोसिस के दौरान उसके 50% शुक्राणुओं में A जीन जाएगा और 50% शुक्राणुओं में वो छुपा हुआ I जीन जाएगा। अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अगर पिता के उस शुक्राणु ने अंडे को फर्टिलाइज किया जिसमें वो छुपा हुआ I जीन था, और माता के पास तो देने के लिए पहले से ही सिर्फ I जीन था, तो दोनों I और I आपस में मिल जाएंगे। होगा। क्या बात है! विज्ञान और आनुवंशिकी के नियमों के तहत ये सिर्फ संभव ही नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की एक बहुत ही सामान्य घटना है। उस पिता का A ब्लड ग्रुप कहीं हवा में गायब नहीं हुआ, बल्कि उसका वो छुपा हुआ आधा हिस्सा अगली पीढ़ी में सामने आ गया। बिल्कुल मेंडल के मटर के पौधों के उस छुपे हुए छोटेपन के जीन की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही शानदार और गहरी यात्रा पे ले गई है। बिल्कुल। हमने सिर्फ तथ्यों को नहीं पढ़ा, बल्कि उनके पीछे काम करने वाली मशीनरी को समझा। हमने शुरुआत की थी 19वीं सदी के एक बगीचे में मेंडल के प्रयोगों के साथ, जहाँ हमने जाना कि गुण कोई घुलने मिलने वाले रंग नहीं है। हाँ, बल्कि ताश के पत्तों जैसे ठोस जीन है जो पीढ़ियों तक छुप सकते हैं और फिर से उभर सकते हैं। और फिर हमने उस सिद्धांत को मानव जीवन के सबसे बड़े सवाल पर लागू किया, लिंग निर्धारण। हमने देखा कि कैसे 46 क्रोमोसोम के विशाल पुस्तकालय में Y क्रोमोसोम पर मौजूद एक बहुत ही छोटा सा SRY जीन एक मास्टर स्विच की तरह काम करता है, और कैसे सारा फैसला पिता के शुक्राणु के उस 50-50 लॉटरी सिस्टम पर टिका होता है। और अंत में हमने रक्त समूहों के उस रहस्य को डिकोड किया जिसने शायद अतीत में कई लोगों को कंफ्यूज किया होगा। हमने बायोकेमिस्ट्री के स्तर पर जाकर समझा कि कैसे एक व्यक्ति बाहर से कुछ और दिख सकता है, लेकिन जेनेटिक स्तर पर वो कुछ और ही कोड लेके चल रहा होता है। A ब्लड ग्रुप के पीछे छुपा हुआ O जीन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सभी बातें हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं। फिलो पर सवाल पूछने वाले वे छात्र सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वे असल में इस बात को डिकोड कर रहे हैं कि जीवन की ये मशीनरी काम कैसे करती है। आनुवांशिकी हमें सिखाती है कि हम पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हैं। हम जो हैं वो हमारे पूर्वजों के सफल और छुपे हुए जीन्स का एक बेहद जटिल और भाग्यशाली गणित है। बिल्कुल। हम सभी जो यहाँ चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम अपने माता पिता, दादा दादी और न जाने कितनी पुरानी पीढ़ियों के दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले लक्षणों का एक चलता फिरता संयोजन है। हर इंसान अपने आप में एक जीता जागता अरबों साल पुराना आनुवंशिक प्रयोग है। जो गुण हम बाहर दुनिया को दिखाते हैं वे हमारे पूरे जेनेटिक खजाने का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं। असली कहानी तो उस मूक DNA में लिखी होती है जो हमारी कोशिकाओं के केंद्र में बैठकर अपना काम कर रहा होता है और जो बस अगली पीढ़ी तक पहुंचने का इंतजार कर रहा होता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा के अंतिम मोड़ पर पहुंच गए हैं।
आज हमने विज्ञान के चश्मे से समझा कि हमारे शरीर का कोड कैसे काम करता है। हमने छुपे हुए जीन्स और उनके प्रकट होने के विज्ञान को देखा। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस बारे में थोड़ा गहराई से सोचे। अगर हम इंसान सिर्फ उन जीन्स का एक चलता फिरता म्यूजियम है जो सदियों पहले किसी और में मौजूद थे, हाँ। अगर हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे बालों का रंग या यहाँ तक कि हमारा लिंग भी सिर्फ एक कोड है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हम सच में अपने शरीर के मालिक हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर हम सिर्फ उन प्राचीन, अदृश्य और अमर जीन्स के लिए एक अस्थायी वाहन भर हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य हमें इस्तेमाल करके भविष्य की पीढ़ियों तक अपना सफर जारी रखना है? हम कोड लिख रहे हैं या हम सिर्फ कोड को आगे बढ़ा रहे हैं? इस पर विचार कीजिएगा। सुरक्षित रहें, जिज्ञासु बने रहें और अपने अंदर छुपे हुए उन रहस्यों के बारे में सोचते रहें।